11 मार्च 2011 2:46 PM जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक जापान के मेन आइलैंड होन्शु आइलैंड की पैसिफिक कोस्ट को हिट करता है। We are experiencing an earthquake. This was somebody taking you by two hands and just shaking you constantly for a good 3-4 minutes and just wasn't stopping. ये अर्थक्वेक 9.1 मैग्नीट्यूड स्केल का है, ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक। जापान इस अर्थक्वेक के झटके को ठीक से समझ भी नहीं पाया था, जबकि इससे भी कुछ डिस्ट्रक्टिव होना अभी बाकी था। इस अर्थक्वेक को आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि अर्थक्वेक के कारण आई सुनामी जापान के कोस्टल एरियाज़ को डिस्ट्रॉय करती हुई कोस्ट के 10 किलोमीटर अंदर तक आ जाती है। Throughout the seaside cities of the north, stunning devastation. इस सुनामी की लहरें करीब 15 मीटर हाइट तक ऊंची उठती है। इस सब की वजह से जापान में हजारों लोगों की जान जाती है। इस सब के बीच टोक्यो सिटी से 250 किलोमीटर दूर फुकुशिमा के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सी वॉल से लगभग डबल हाइट की वेव्स न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करती है, जिससे पानी पावर प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है। बैकअप डीजल जनरेटर्स, जिन्हें की कूलिंग सिस्टम्स को पावर देने के लिए यूज़ किया जाना था, ये डीजल जनरेटर्स प्लांट के बेसमेंट में रखे हुए थे। ये डीजल जनरेटर्स सुनामी के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रिएक्टर कोर की कूलिंग रुक जाती है, जिसकी वजह से 3 न्यूक्लियर मेल्टडाउन, 3 हाइड्रोजन एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर प्लांट से बहुत सारा रेडिएशन लीक हो जाता है। अब आखिर आगे क्या होता है, कैसे इस न्यूक्लियर डिज़ास्टर को कंट्रोल किया जाता है, इस न्यूक्लियर डिज़ास्टर के पीछे क्या रीजंस थे, क्या है फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर की पूरी स्टोरी। आइए आज के इस वीडियो में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम प्रसून है और आप देख रहे हैं प्रसून इज़ हियर यूट्यूब चैनल। The Fukushima Daiichi nuclear power plant has reportedly lost control after an earthquake and tsunami triggered a meltdown. The radiation is streaming out of the Daiichi complex. This is a catastrophic disaster. Well, this could be a Chernobyl in the making. We are now going into uncharted territory. We are thinking the unthinkable. Think of a car out of control without brakes, and then your radiator explodes. Inside the worst nuclear disaster of the century. स्टोरी की शुरुआत होती है 11 मार्च 2011 को। जापान के लोगों के लिए ये दिन साल के किसी दूसरे दिन की तरह एक नॉर्मल डे था, लेकिन नेचर के इरादे कुछ और ही थे। 2:46 PM को जापान की धरती में ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का रिकॉर्ड किया गया 4th मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक द ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है। ये अर्थक्वेक एक अंडर सी अर्थक्वेक था, जिसका एपिसेंटर जापान के तोहोकू रीजन के ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में पैसिफिक ओशियन में था। अर्थक्वेक आने के तुरंत बाद 3:36 PM में समुद्र के अंदर आए इतने बड़े अर्थक्वेक ने सुनामी को ट्रिगर कर दिया। जितना पावरफुल अर्थक्वेक था, उस हिसाब से सुनामी भी उतनी ही पावरफुल आई। सुनामी की वेव्स जापान के कोस्टल एरियाज़ में कई किलोमीटर अंदर तक आ पहुंची। इस सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जापान के फुकुशिमा प्रीफेक्चर के ओकुमा टाउन में भी इस सुनामी और अर्थक्वेक का असर देखने को मिलता है। आसान शब्दों में प्रीफेक्चर मतलब जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, वैसे ही जापान में प्रीफेक्चर्स होते हैं। अब इस ओकुमा टाउन में लोकेटेड है फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें ही ये न्यूक्लियर डिज़ास्टर होता है। दरअसल इस अर्थक्वेक के हिट करते समय 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के 11 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेटिंग कंडीशन में थे, लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक हिट करता है, इन रिएक्टर्स में लगे सेंसर्स रिएक्टर्स को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देते हैं। फुकुशिमा प्रीफेक्चर में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, फुकुशिमा दाइची और फुकुशिमा दाइनी न्यूक्लियर प्लांट। दोनों के बीच लगभग 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, लेकिन ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट सिर्फ दाइची वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही होता है। इसके पीछे का रीज़न आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 जनरल इलेक्ट्रिक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स थे, जिनकी कंबाइंड पावर 4.7 गीगावाट्स की थी।
जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक था। ये सभी रिएक्टर्स 1970s से ही यूज़ में लिए जा रहे थे। इस न्यूक्लियर प्लांट का कंस्ट्रक्शन और इसको चलाने की जिम्मेदारी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी टेप्को की थी। इस न्यूक्लियर एक्सीडेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करते हैं इनके बारे में जानना होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं और एटम का कोर जो कि एटम का न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में एक दूसरे को होल्ड किए हुए रहते हैं। इसी एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इस न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में जब किसी अनस्टेबल आइसोटोप को हाई स्पीड पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है तो अनस्टेबल आइसोटोप स्मॉलर पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन एक्सेलरेट होता है और टारगेट न्यूक्लियस को हिट करता है। आइसोटोप वो एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब दो लो मास के आइसोटोप्स आपस में यूनाइट होकर एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन की कंट्रोलेबल यूज़ के लिए अभी रिसर्च चल रही है, जबकि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन का ही यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में फिजन प्रोसेस के लिए यूरेनियम 235 आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। जब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से हिट कराया जाता है तो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस दो स्मॉलर आइसोटोप्स और 3 हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स में टूट जाता है। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आसपास के सराउंडिंग के और यूरेनियम 235 एटम्स को हिट करते हैं और 1 सेकंड से भी कम समय में एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाती है। हर एक रिएक्शन के साथ हीट और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इस हीट का यूज़ रिएक्टर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस स्टीम का यूज़ न्यूक्लियर प्लांट की टरबाइंस को घुमाने के लिए किया जाता है और फाइनली टरबाइंस के घूमने के कारण इलेक्ट्रिक जनरेटर्स से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ये किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके पहले वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स टरबाइन की रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फ्यूल एलिमेंट्स, जैसे कि यूरेनियम 235 को एज अ फ्यूल रॉड्स के फॉर्म में रिएक्टर कोर में यूज़ किया जाता है। जितना पावरफुल रिएक्टर होता है फ्यूल एलिमेंट्स या नंबर ऑफ फ्यूल रॉड्स भी उतनी ही बढ़ती जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कंटिन्यूस न्यूट्रॉन के रिलीज़ होने की वजह से ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट आगे बढ़ती है, तो न्यूट्रॉन के रिलीज़ को स्लो डाउन करने के लिए या यूँ कहें रिएक्शन को मॉडरेट करने के लिए रिएक्टर कोर में मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है जो कि यूजुअली वाटर होता है, लेकिन वाटर के अलावा ग्रेफाइट को भी एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। अब किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होता है कंट्रोल रॉड्स। जैसा कि इसके नाम से ही साफ पता लगता है, इसे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने या न्यूक्लियर रिएक्शन को पूरी तरह से रोकने के लिए यूज़ में लाया जाता है। कंट्रोल रॉड्स मॉडरेटर से एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमें जितना पावर आउटपुट चाहिए होता है उतनी ही कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर कोर में इंसर्ट या रिमूव करके पावर आउटपुट को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ये यूजुअली बोरॉन या कैडमियम की बनी होती है। इसके अलावा कोर से जो फ्लूइड हीट को ट्रांसफ़र करता है उसे कूलेंट कहा जाता है। जनरली वाटर ही एज अ कूलेंट काम में लिया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें स्टार्टिंग के 2 रिएक्टर में वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, जबकि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हैवी वाटर यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। इंडिया में लगभग सभी न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। फुकुशिमा में जिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये डिजास्टर हुआ वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स थे। फिलहाल स्टोरी पर वापस आते हैं। तो अर्थक्वेक आने से पहले न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर 1, 2 और 3 ऑपरेटिंग कंडीशन में थे, जबकि रिएक्टर 4, 5 और 6 को कुछ समय पहले ही शेड्यूल इंस्पेक्शन के लिए शट डाउन कर दिया गया था। जैसे ही अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने के तुरंत बाद रिएक्टर्स 1, 2 और 3 ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए ताकि अर्थक्वेक के इफेक्ट से बचा जा सके। ऐसी कंडीशन में कंट्रोल रॉड्स अंदर इंसर्ट हो जाती हैं और कंट्रोल रॉड्स के
अंदर इंसर्ट होने से रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रही थी स्टॉप हो जाती है। लेकिन रिएक्टर के शटडाउन होने के बाद भी कुछ समय के लिए यूरेनियम की फिजन से रेडियोएक्टिव एटम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हीट जनरेट होती है। इस जनरेटेड हीट को रोकने के लिए कंटिन्यूस कूलिंग की ज़रूरत होती है, जिससे हीट को कम किया जा सके। ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में रखे बैकअप डीजल जनरेटर्स की हेल्प ली जाती है, जिससे कि कूलिंग पंप्स को पावर दी जा सके। बैकअप जनरेटर्स स्टार्ट कर दिए जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है कि अर्थक्वेक आने के लगभग 1 घंटे बाद सुनामी की एक विशाल वेव फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट की सी वॉल और प्लांट के ग्राउंड लेवल को पार करती हुई बेसमेंट तक आ जाती है। सी वॉल का कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया था कि न्यूक्लियर प्लांट को पानी की लहरों से बचाया जा सके, लेकिन सुनामी की वेव्स इतनी ह्यूज थी कि सी वॉल भी इसका कुछ नहीं कर सकी। इस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में रखे हुए थे इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स, जो कि अब पानी में समा चुके थे। इन बैकअप जनरेटर्स में पानी भर जाने के कारण ये यूज़ में लाने लायक नहीं बच पाते हैं और बैकअप जनरेटर्स काम करना बंद कर देते हैं। इस बैड न्यूज़ को तुरंत टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और जापानीज़ गवर्नमेंट को बताया जाता है। उसी शाम 7:03 पर न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। 8:50 PM में फुकुशिमा प्रीफेक्चर एक इवैक्यूएशन ऑर्डर इशू करता है कि प्लांट के 2 किलोमीटर रेडियस से सभी लोगों को दूर किया जाए। 9:23 PM में प्राइम मिनिस्टर इस इवैक्यूएशन एरिया को बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर देते हैं। 11 बजे मोबाइल जनरेटर्स और बैटरीज़ को एयरक्राफ्ट से प्लांट में डिस्पैच किया जाता है, लेकिन बेसमेंट के कनेक्शन पॉइंट में पानी होने की वजह से इन जनरेटर्स को वाटर कूलिंग पंप से कनेक्ट नहीं किया जा सका। न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा अब बहुत बढ़ चुका है। नेक्स्ट डे सुबह 5:44 AM में प्राइम मिनिस्टर इवैक्यूएशन एरिया को 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर देते हैं। कुछ ही देर बाद इवैक्यूएशन एरिया को 20 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। फ्यूल रॉड्स की कूलिंग के लिए वाटर की सप्लाई रुक जाती है। रिएक्टर वेसल का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। रिएक्टर 1 में न्यूक्लियर रिएक्टर शटडाउन के 3 घंटे बाद वाटर लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। करीब 4.5 घंटे बाद शाम 7:30 बजे सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। फ्यूल रॉड्स का टेम्परेचर अब 2800 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो चुका है। ये टेम्परेचर सन की सरफेस के टेम्परेचर से आधा टेम्परेचर है। आप सोच सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूल रॉड्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और रिएक्टर का स्ट्रक्चर के साथ मिक्स हो जाती है। इस मोल्टन न्यूक्लियर फ्यूल को कोरियम कहा जाता है। ये कोरियम फ्लो होकर रिएक्टर वेसल को पार करता हुआ रिएक्टर के कंक्रीट बेसमेंट में एंटर कर जाता है। कितनी क्वांटिटी में कोरियम कंक्रीट बेसमेंट में एंटर हुआ इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। फ्यूल रॉड्स के हीट होने से रिएक्टर वेसल में जो स्टीम जनरेट होती है उसमें होते हैं डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फ्यूल रॉड्स को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। हाई टेम्परेचर पर हीटअप होने के कारण फ्यूल रॉड की सबसे अपर लेयर, जिसे क्लैडिंग कहा जाता है, मेनली जिरकोनियम मेटल की बनी होती है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिससे क्लैडिंग में क्रैक्स आ जाते हैं और रेडियो एक्टिव गैसेज बाहर आ जाती है। इसके अलावा जिरकोनियम मेटल स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। नॉर्मली हाइड्रोजन एयर में मौजूद ऑक्सीजन से मिक्स होने के बाद एक्सप्लोड करती है। हालांकि रिएक्टर में नाइट्रोजन गैस फिल्ड थी, जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करती है, तो अभी एक्सप्लोजन का कोई खतरा नहीं है। रिएक्टर के अंदर स्टीम प्रेशर बढ़ता जा रहा है और कुछ समय बाद स्टीम के ओवर प्रेशर की सिचुएशन आ जाती है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा रिएक्टर डिस्ट्रॉय हो सकता है। डिसाइड किया जाता है कि रेडियो एक्टिव गैसेस को प्लांट की चिमनी की हेल्प से बिल्डिंग से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ने से हाइड्रोजन गैस रिएक्टर से लीक हो जाती है और रिएक्टर बिल्डिंग के सर्विस फ्लोर में एंटर कर जाती है। यहाँ हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन मिल जाती है और एक जोरदार हाइड्रोजन एक्सप्लोजन होता है। बिल्डिंग का टॉप स्ट्रक्चर और फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि इस एक्सप्लोजन से रिएक्टर को कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अब ब्लास्ट के कारण एनवायरनमेंट में हार्मफुल रेडियो एक्टिव गैसेज रिलीज़ हो चुकी हैं। रिएक्टर 2 और रिएक्टर 3 में रिएक्टर 1 के कंपैरिजन में बेटर कूलिंग सिस्टम थे, जिनकी वजह से कोरियम मेल्टडाउन रिएक्टर 1 के कोरियम मेल्टडाउन होने के कुछ देर बाद होता है। रिएक्टर 3 में रिएक्टर 1 के जैसे ही 14 मार्च को 11 AM पर हाइड्रोजन एक्सप्लोजन होता है और रिएक्टर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
और रेडिएक्टिव गैसेज रिएक्टर 3 से भी इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। रिएक्टर 2 की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। रिएक्टर 2 की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक्सप्लोजन बाहर नहीं बल्कि रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर होता है। दरअसल रिएक्टर 2 को डिप्रेशराइज करने में डिफ़िकल्टी आने की वजह से प्रेशर सप्रेशन चैम्बर को नुकसान पहुंचता है और रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। साथ ही रेडिएशन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और वाटर को एंड में सी में रिलीज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा रेडियोएक्टिव रिलीजेस भी रिएक्टर 2 से हुआ था। 15 मार्च को सुबह 6 बजे रिएक्टर नंबर 4 में भी हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे बिल्डिंग का टॉप स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। अब आखिर रिएक्टर 4 में ब्लास्ट हुआ क्यों, जबकि रिएक्टर 4 तो ऑपरेटिंग कंडीशन में भी नहीं था। ऐसी सिचुएशन में कोरियम मेल्टडाउन का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये एक्सप्लोजन होता है क्योंकि रिएक्टर 3 से एक जॉइंट पाइप रिएक्टर 4 से कनेक्टेड था। रिएक्टर 3 से रिलीज़ हुई हाइड्रोजन पाइप की हेल्प से रिएक्टर 4 में एंटर कर जाती है और फिर होता है तीसरा हाइड्रोजन एक्सप्लोजन। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से हार्मफुल रेडिएक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, जैसे कि आयोडीन 131, सीजियम 137 और सीजियम 134। ये डेंजरस रेडियोएक्टिव गैसेस कितनी क्वांटिटी में रिलीज़ हुई इसका पता उस समय नहीं लग पाया, क्योंकि प्लांट के सारे रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम सुनामी के कारण डिसेबल्ड थे। 12 मार्च को प्लांट से 200 किलोमीटर दूर एक मॉनिटरिंग स्टेशन में रेडिएशन डिटेक्ट किया जाता है। 2 दिनों के बाद रशिया और यूएसए में भी रेडिएशन देखने को मिलता है। 15 दिनों के बाद डिटेक्टेबल रेडियोएक्टिविटी पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिटेक्ट की जाती है। लार्ज क्वांटिटी में रेडिएशन वाटर के साथ मिक्स होकर सी में चला गया, जिसके बारे में अप्रैल 2021 को जापानीज़ गवर्नमेंट ने बताया कि रेडियोएक्टिविटी सी में रिलीज़ की गई थी वो हार्मफुल रेडिएशन लिमिट से कम थी। अगर हम कंपेयर करें फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर को चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर से, तो दोनों ही न्यूक्लियर डिज़ास्टर को इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल पर लेवल 7 की रेटिंग मिली है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है। और ये दोनों ही एक्सीडेंट हैं जिनको लेवल 7 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब ये दोनों ही अब तक के वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर हैं। हालांकि चेरनोबिल और फुकुशिमा रिएक्टर्स में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए वो बहुत डिफरेंट थे। दोनों के रिएक्टर डिज़ाइन डिफरेंट थे, दोनों के एक्सीडेंट के कॉज डिफरेंट थे। चेरनोबिल डिज़ास्टर में फुकुशिमा के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ हुआ था। 2012 के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग फुकुशिमा डिज़ास्टर में चेरनोबिल डिज़ास्टर के कंपैरिजन में 10 से 20% लॉन्ग लाइफ रेडियोएक्टिविटी रिलीज़ हुई। हालांकि लगभग 3,35,000 लोगों को चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर के टाइम इवैक्यूएट किया गया था, जबकि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर में लगभग 1,50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा डैमेजिंग था। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर पर आपको बहुत से यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिज़ास्टर 21st सेंचुरी का अब तक का वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर है। वैसे आपको चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस पर भी एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि फुकुशिमा में 2 न्यूक्लियर प्लांट थे, दाइची प्लांट और दाइनी प्लांट, लेकिन एक्सीडेंट सिर्फ दाइची न्यूक्लियर प्लांट में होता है, क्योंकि दाइनी प्लांट दाइची प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा हाइट में बना हुआ था। इसके अलावा दाइनी न्यूक्लियर प्लांट में सी वाटर पंप्स भी सेफ थे और सील्ड थे। यही रीज़न था कि ये न्यूक्लियर डिज़ास्टर केवल दाइची न्यूक्लियर प्लांट में ही हुआ। न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर टेपको ने कंटेमिनेटेड वाटर को ओशियन में जाने से रोकने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी आइस वॉल बनाई है और कंपनी का प्लान है कि 2050 तक रिमेनिंग न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल्स और मोल्टन फ्यूल को तीनों रिएक्टर से रिमूव किया जाएगा। टेपको का कहना है कि प्लांट को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए 30 से 40 साल का समय लग सकता है। 5 जुलाई 2012 को इस एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने ये स्टेटमेंट दी कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी टेपको बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और इवैक्यूएशन प्लान्स को पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। उस समय के जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर नाओटो कान कहते हैं कि कंट्री ऐसे डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर नहीं थी और न्यूक्लियर प्लांट्स को ओशियन के इतना पास नहीं बनाना चाहिए था। आगे वो कहते हैं कि वो क्राइसिस को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए। गवर्नमेंट और टेपको के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिसकी वजह से डिज़ास्टर हुआ। कुछ दिनों बाद सिचुएशन स्टेबलाइज होना स्टार्ट होती है। मार्च के एंड में न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर्स को एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है और तीनों रिएक्टर की कूलिंग रीएस्टैब्लिश की जाती है। 10 अगस्त
2011 को रिएक्टर बिल्डिंग्स को कवर करने के लिए वर्क स्टार्ट हो जाता है, जिससे रेडिएशन एटमॉस्फेयर में ना पहुंच पाए। दिसंबर 2011 को जापानीज अथॉरिटीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर करती हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अब कोल्ड शटडाउन की स्टेट में आ गया है। Now the Japanese government says the damaged reactors are officially in what's known as cold shutdown with no more major leaks of radiation. कोल्ड शटडाउन मतलब वाटर अब और इवेपोरेट नहीं हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर लिक्विड स्टेट में है। ये हैं यासुतेरू यामाडा, एक रिटायर्ड इंजीनियर और कैंसर सर्वाइवर, जिन्होंने एक ग्रुप स्किल्ड वेटरन्स कॉर्प्स फॉर फुकुशिमा बनाया। ये नहीं चाहते थे कि यंग पीपल अपनी जान और फ्यूचर को खतरे में डालकर न्यूक्लियर प्लांट को क्लीन करें। इसके लिए इन्होंने स्किल्ड रिटायर्ड लोगों का एक ग्रुप बनाया और प्लांट को क्लीन करने में हेल्प की। एक साल के अंदर इस ग्रुप में 700 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़ गए, जिन्होंने रेडिएशन के खतरे के बावजूद प्लांट को क्लीन करने में हेल्प की। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर एक और एग्जाम्पल है कि न्यूक्लियर पावर को सही तरीके से यूज़ में नहीं लाया जाए तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। अर्थक्वेक के कारण सुनामी और सुनामी की वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट, एक के बाद एक डिज़ास्टर ने जापान को बहुत नुकसान पहुंचाया। जापानीज पीएम नाओटो कान के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये अर्थक्वेक, सुनामी और न्यूक्लियर इंसिडेंट जापान के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था। ये थी हिस्ट्री के सेकंड वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर की पूरी स्टोरी। इस वीडियो में यूज़ किए गए सारे सोर्सेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप खुद इस न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल अगर आपको ये जानना है कि अगर यूएसएसआर दोबारा रीयूनाइट हो जाए तो क्या होगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।